गुड मॉर्निंग गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट अभ्यास। आपको एजुकेशन टारगेट विद संजय सर में आपका स्वागत है। और ये मेरा टेस्ट प्रैक्टिस वर्क जो है ये पहला है। इसमें हम 20-25 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि ये प्रक्रिया हम किस तरह से जारी रखते हैं और ये इसका रिप्लाई मुझे किस तरीके से आता है। तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप चाहते हैं कुछ विगत जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये जो जीके जीएस के जितने भी सारे क्वेश्चन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है और टिक कीजिए सही सही। चलिए देखिए, ये अभ्यास सेट नंबर 1 है। दिया गया है प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है आइंस्टीन, न्यूटन, रोमर और गैलीलियो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा रोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमर। देखिए, प्रकाश का चाल का मापन जो सबसे पहले दिया था किसने दिया था? तो रोमर ने दिया था। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंग से मिलकर बना होता है। इसकी खोज जो है किसने किया था? इसका पहचान किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, और एक इसमें दिया है आइंस्टीन जो है, तो आइंस्टीन के बारे में जानते हैं। ये दिया था E=mc² के बारे में। माने क्या? ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। और आइंस्टीन जो है एक क्वेश्चन पूछा था नागा अर्जुन, जो इसे माने नागा अर्जुन जो है, नागा अर्जुन उसको भारत के आइंस्टीन का नाम से जानते हैं। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागा अर्जुन को कहते हैं। याद रहेगा। अब इसमें प्रकाश की बात क्या है तो प्रकाश के बारे में जानिए। प्रकाश का जो निर्वात में कितना होता है, चाल होता है, कितना होता है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसको याद रखना है। अगर जल में पूछेगा चाल तो कितना होता है? 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको याद रखना है। और देखिए, प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। उसको भी याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया था प्रकाश से संबंधित कि प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का जो तरंग का सिद्धांत है किसने दिया था? तो ये दिया था आपको हाइजेन ने। किसने दिया था? नाम याद रखिए, हाइजेन ने दिया था। किसने दिया था? हाइजेन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेन ने दिया। हम एक शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप उसको अपने कॉपी में लिखिए ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। क्या पूछता है क्वेश्चन? एक प्रकाश से क्वेश्चन थॉमस यंग के बारे में पूछता है। थॉमस यंग जो है प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत दिया था। प्रकाश का जो व्यतिकरण सिद्धांत है, व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थॉमस ने, या थॉमस कह सकते हैं, थॉमस कह सकते हैं, थॉमस है ना, थॉमस यंग ने दिया था। तो उसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्रिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। धमनियों के अध्ययन में, छाती की बीमारियों के निदान में, और इसके मानव शरीर में रक्त का अध्ययन करने में, सूर्य के कोरोना को देखने और उसका फोटोग्राफ लेने में। तो ऑप्शन नंबर किसका क्या होगा? डी होगा। देखिए, कोरोना क्या है? जब सूर्य ग्रहण लगता है और उस समय जो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो माने का सूर्य किरीट बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। ठीक है, उसको याद रखना है। इसमें एक फिर आगे बढ़ जाइए तो इसमें बात कर लेते हैं। एक होता है क्या? ऑप्शन नंबर देखिए, धमनी के बारे में दिया गया है। जैसे क्या होता है, सब पेशियों का जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको मायोलॉजी बोलते हैं, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या? सार्कोलॉजी बोलते हैं। मायोलॉजी या सार्कोलॉजी, इसको याद रखना है। इसके बाद जो है रुधिर या रुधिर रोगों का जो अध्ययन होता है, रुधिर है ना, उसका जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं माने का हीरमैटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरमैटोलॉजी बोलते हैं। एक होता है पोमोलॉजी, जिसमें क्या होता है? फल का अध्ययन होता है, उसको याद रखना है। एक होता है न्यूमरोलॉजी, जिसमें क्या होता है? अंग का अध्ययन होता है। एक होता है लैक्सिको। क्या होता है? लैक्सिकोग्राफ, लैक्सिकोग्राफ
ग्राफ। इसमें क्या होता है, तो लेक्सिको जो ग्राफ होता है, तो इसमें जो अध्ययन होता है किसका होता है, तो शब्द का जो संकलन होता है, शब्दकोश का संकलन, इसका अध्ययन होता है। एक होता है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कीट का अध्ययन होता है। एंटेमोलॉजी में किसका था, इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो अध्ययन होता है इसमें एंटेमोलॉजी में होता है। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया गया है, राष्ट्र ध्वज के बारे में कहा गया है कि सफ़ेद रंग जो है किसका प्रतीक है। सब जानते हैं भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो है किसका प्रतीक है, सत्य एवं पवित्रता का, है ना। और इसमें होता है क्या, राष्ट्रीय ध्वज में 3 तरह के रंग होते हैं, उसको भी देख लीजिए। एक होता है केसरिया रंग, आप अच्छी तरह से जानते होइएगा, जागृति शौर्य का ये और त्याग का क्या होता है, ये सूचक होता है। सफ़ेद रंग का बात करेंगे तो ये सत्य पवित्रता बता ही दिए। हरा रंग होता है एक, जो क्या होता है, जीवन समृद्धि का अध्ययन होता है। इसमें जीवन समृद्धि के बारे में बताता है कौन, ये हरा रंग, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए। एक बात इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया। तो इसमें डेट याद रखना होता है, क्या, तो 22 जुलाई 1947, ठीक। इसमें डेट महत्वपूर्ण है, 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय जो ध्वज होते हैं इसके जो क्या लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो 3:2 का अनुपात होता है, उसको भी याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या होती है, चक्र होती है, जिसमें कितनी तीलियां होती है, तो उसको काउंट कीजिए, 24 तीलियां होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं, एक होता है शक संवत। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, हमारा जो क्या है राष्ट्रीय जो कैलेंडर है, उसको अपनाया गया है किस संवत के माध्यम से, तो शक संवत के माध्यम से। किस संवत, शक संवत को उसका अपनाया गया था। तो ये भी 22 मार्च को अपनाया गया था, लेकिन 1957 में, उसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, और आप लोग खुद से प्रयास कीजिए आंसर देने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर में जो विकसित किया गया जो सर्वप्रथम भाषा था, कौन था, देखिए दिया है, कोबोल दिया है, बेसिक दिया है, पास्कल, फोर्टन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोर्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्टन हो जाएगा। इसमें जो पहला दिया गया कोबोल, ये कोबोल क्या है, ये जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जो अंग्रेजी के बिल्कुल क्या है, समान है। चलिए हो गया। इसमें और कुछ आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर का क्या होता है, 3 प्रकार होता है। कौन कौन होता है, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है। दूसरा क्या होता है, तो एनालॉग होता है। क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। और तीसरा जो होता है वह क्या होता है, तो हाइब्रिड होता है। क्या होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो इसको भी याद रखना है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर से संबंधित पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस मनाते हैं वह कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 2 दिसंबर को, उसको याद रखना है। और एक कंप्यूटर जो है ये पूछता है कि IBM क्या है। IBM जो है एक कंप्यूटर कंपनी है। क्या, IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। एक कुछ और पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर के जो अशुद्धियाँ हैं उसको जब हम दूर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अशुद्धि को दूर करने के लिए, क्वेश्चन को ठीक से सुनिए, कंप्यूटर के अशुद्धि को जब हम दूर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं, उसे बग बोलते हैं। देखिए कॉपी कलम लेके बैठिए, इसे हम जो बोलते हैं लिखने का प्रयास कीजिए। हम बहुत स्लो में बोलते हैं, एक चीज़ को कितने बार हम रिपीट करके बोलते हैं, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया, किसके उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का क्लॉट नहीं जमता है, मतलब थक्का नहीं जमता है। ये किसके कारण, तो ये होता है हेपारिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो ये होता है हेपारिन के कारण। अगर हेपारिन के कारण शरीर के अंदर क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। देखिए अब ऑप्शन क्या दिया है, एक ऑप्शन दिया गया है फैब्रिन दिया गया है। तो क्या होता है, ये रक्त का थक्का बनने के लिए फैब्रिन नामक जो प्रोटीन होता है उसका बहुत ही क्या है, आवश्यक है। इसी से बना है फैब्रिनोजोन, याद रहेगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। इसमें दिया है हेमोग्लोबिन। जानते हैं हमारे जो बॉडी में जो क्या रक्त है उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो किसके कमी, किसके कारण होता है ये, तो हेमोग्लोबिन के कारण ही होता है। चलिए और कुछ आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हम ये देख लेते हैं, रक्त से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। एक होता है सर्वदाता, एक क्या होता है, सर्वदाता। तो कौन रक्त समूह है, तो ओ, क्योंकि रक्त समूह जो है 4 होता है। एक होता है ए, एक होता है AB,
एक होता है बी, एक होता है ओ, ठीक है, ए बी ओ ऐसे होता है। तो ए बी को बोलते हैं ये सर्वग्राही है, ये किसी से भी क्या करता है, किसी भी ग्रुप से वह रक्त को ले सकता है। ओ जो है वह किसी भी कोई रक्त दे सकता है, उसको याद रखना है। एक बात करते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ये दो चीज़ होते हैं। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है, 100 से क्या होता है 120 दिन होता है, एक याद रखना है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है ये व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, उसका जीवन काल क्या होता है 2 से 4 दिन होता है, उसको याद रखना है ना। आरबीसी जो है इसका काम क्या है, ये मनुष्य के रक्त में जो है भिन्नता के कारण ये पाए जाने वाले ग्लाइको प्रोटीन पाया जाता है, जो इसे हम क्या कहते हैं एंटीजन के रूप में ये काम करता है। ये किस रूप में काम करता है आरबीसी, तो ये एंटीजन के रूप में काम करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या है, जो हमारे शरीर में किसी माध्यम से जो होता है, माने ये प्रतिरक्षक का काम करता है, ऐसे समझिए प्रतिरक्षक क्या काम करता है, तो प्रतिरक्षक का काम करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चंद्रमा पर पहुँचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान। एक क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पहुँचने वाला है ना, यहाँ पूछा है सहित, एक पूछता है रहित। सहित पूछेगा तो क्या हो जाएगा अपोलो 11 हो जाएगा, सॉरी 11 यानी अपोलो द्वितीय हो जाएगा, ठीक है, उसको याद रखना है। अगर पूछेगा रहित में पूछेगा कि मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था, तो लूना 16, लूना कौन था 16 था, तो उसको याद रखना है। चलिए, और चंद्रमा पर जो सबसे पहले पाँव रखा था वो कौन था, तो इसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। जबकि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो यात्री था वह कौन था, तो यूरी गागरिन था। इतना सारा बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत से पूछेगा कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो राकेश शर्मा। भारत का पूछेगा तो क्या मारेंगे ऑप्शन में, तो राकेश शर्मा मारेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है अंटार्कटिका से संबंधित है ना, महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है। आप जानते हैं कि भारत का अस्थायी केंद्र जो है किस भाग में है, तो आप दक्षिण गंगोत्री का नाम सुने हो जाएगा, और एक मैत्री का, जो अंटार्कटिका में भारत का क्या है एक अनुसंधान केंद्र रहा है। कौन कौन बोले हम, तो एक बोले हम दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, एक बोले हम मैत्री। ये अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। ये किसका अनुसंधान केंद्र है, तो ये है आपका भारत का। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है। बताइए क्या होगा ऑप्शन, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, माने क्या, केविन मैरीलैंड। क्या हो जाएगा, केविन मैरीलैंड हो जाएगा। एक बात और इसमें क्वेश्चन से जो पूछ लिया जाता है, माने अंटार्कटिका से संबंधित, महाद्वीप से संबंधित, कि लाइकेन और मांस जो है ये मुख्य रूप से वनस्पति जो है पाया जाता है कहाँ पर, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही पाया जाता है। क्या क्या बोले, लाइकेन और क्या बोले दूसरा, मॉस, ठीक है। तो ये बोले ये दोनों प्रकार के वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाते हैं, अटलांटिका महाद्वीप पर, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। एक होता है क्या, ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम है एब्रूस। नाम याद रहेगा, एब्रूस ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक क्या होता है शांत ज्वालामुखी, ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, तो ये बनता है रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। जब किसी को निकट दृष्टि दोष का होता है तो इससे दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग करते हैं हम किस लेंस का, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष जब होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका हो जाएगा रेटिना के पीछे बनता है, किसमें, दूरदृष्टि दोष में। इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, चलिए बताइए। ऑप्शन दिया गया है, एक दिया गया है निर्वात, हवा, जल, हाइड्रोजन, तो इसका आंसर क्या होगा, निर्वात, ठीक है।
तो निर्वात में जो होती है वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। एक अभी क्वेश्चन पढ़े थे, निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, उसको याद रखना है। और एक बात कि इस ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो सॉलिड में। किसमें होते हैं, और सॉलिड में कहाँ पर, तो होता है इस्पात में। कहाँ होता है, इस्पात, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे दिया गया है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ये बनता है 18 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 18 डिग्री का कोण बनता है, याद रखना है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच जो कोण बनेगा पृथ्वी के लिए वो कितना बनता है, 18 डिग्री। इसमें एक होता है 23.5 डिग्री इंपॉर्टेंट है। अगर 23.5 डिग्री हम क्या करेंगे, अगर एक ग्लोब बात करेंगे है ना उत्तर में, तो ये से क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा बोलते हैं। और दक्षिण में बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, तो मकर रेखा बोलते हैं। तो उसको याद रखना है। इसके बाद जो है पृथ्वी का जो क्या है एक औसत, पृथ्वी का नाम दिया है तो इसका एक औसत घनत्व पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है ना, क्या औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी, ये कितना होता है, एवरेज जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए आगे की ओर बढ़े। एक बात इसमें और आप याद रख सकते हैं कि जैसे सबसे बड़ा अगर क्षुद्र ग्रह पूछेगा, सबसे बड़ा क्या पूछेगा, क्षुद्र ग्रह, सबसे बड़ा अगर क्या पूछ ले, क्षुद्र ग्रह पूछ ले, है ना, तो क्या ऑप्शन करेंगे, सेरेस, ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। चलिए ऐसा बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन माने बनता है, यानी इसमें टोटल जो ग्रह की संख्या है वो कितनी होती है ना, उसको पढ़ना है, ग्रह पढ़ लेना है। जब हम आएंगे टॉपिक पर तो बात करेंगे। अभी ये क्या है, तो ये है आपका अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसको उसी तरीके से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, लगाइए टिक लगाइए। देखिए सबसे बड़ा बेसिन है गोदावरी का। किसका है, गोदावरी का। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ पर, भारत में, कहाँ पर, भारत में, तो क्या टिक लगाएंगे, रामेश्वरम मंदिर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे माने बड़ा पूछ ले गुफा मंदिर, सबसे बड़ा क्या पूछ ले, गुफा मंदिर पूछ ले, गुफा मंदिर, तो क्या टिक करेंगे, तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर हो गया एलोरा, और एक हो गया कैलाश, ठीक है, एक क्या हो गया, कैलाश मंदिर, ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। अब भारत में पूछ ले अगर सबसे क्या मीठे पानी की झील, ठीक है, क्या हो जाएगा, वुलर झील, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। अगर सबसे बड़ा डेल्टा पूछ ले तो सुंदरवन का डेल्टा, इसको याद रखना है। सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, तो सुंदरवन का डेल्टा है, इसको भी याद रखना है, सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ ले, है ना, विश्व में पूछ ले, तो क्या मारेंगे, सहारा, क्या मारेंगे, सहारा, जो कहाँ पर है, तो ये है दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है, उसको याद रखना है। अगर इसमें भी और बात कर ले, सबसे बड़ा कृत्रिम झील पूछ ले, कौन सा झील, कृत्रिम झील, लेकिन है ना, कृत्रिम झील पूछे सबसे बड़ा कृत्रिम झील कहाँ है, तो ये है आपका, हम ये गोविंद, क्या है, गोविंद, ठीक है, क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इतना सारा बात याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है 12 नंबर, देखिए द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण जो है निम्नलिखित में से किसे कहा गया है। देखिए द्रविड़ शैली जो है ना, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण माना गया है, ये तांजूर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको माना गया है। ये है, देखिए दक्षिण भारत का अगर शैली का बात करें, शैली होता है जैसे द्रविड़ शैली होता है, नागर शैली होता है, मिली जुली शैली होता है, बैसर शैली होता है, गंधार शैली होता है, मथुरा शैली होता है। शैली कई तरह के होते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जो भी मंदिर का निर्माण हुआ है वह किस शैली के तहत हुआ है, तो ये हुआ द्रविड़ शैली के तहत हुआ है, उसको आपको याद रखना है। लेकिन उत्तर भारत में जो मंदिर का निर्माण हुआ है वह किस शैली के तहत, नागर शैली के तहत, ठीक है। ये दो बातें आपको आसानी से याद रहेगा। दक्षिण भारत का नाम बोलेगा तो दक्षिण भारत में किस शैली के तहत, तो द्रविड़ शैली के तहत। और अगर ये उत्तर भारत का बोलेगा तो नागर शैली के तहत, ठीक है। एक हम बोले थे बैसर शैली। बैसर शैली क्या है, तो बैसर शैली को अन्य नाम से भी हम जानते हैं, मिली जुली शैली। क्या बोलते हैं,
मिली जुली शैली के नाम से जानते हैं। अगर इसमें और बात करें गंधार शैली और मथुरा शैली जो है इसका विकास कब हुआ था, तो गंधार शैली और मथुरा शैली का जो विकास हुआ था ये कनिष्क के समय में हुआ था। कब हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। चलिए आगे देखिए, गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए सिक्के, जो चांदी के सिक्के के बारे में बात कर रहा है, किसका? चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? देखिए चांदी का सिक्का जो है ना, जो गुप्त समय में जारी किया गया था उसको रूपक कहा गया था। एक ऑप्शन दिया गया दिनार, तो गुप्त के समय में ही, गुप्त शासक के समय में ही एक सोना का सिक्का जारी किया गया था, तो उसे क्या कहा गया? दिनार कहा गया। तो सोने के सिक्के के लिए शब्द प्रयोग किया गया दिनार का, और चांदी के सिक्के के लिए जो प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया? तो ये क्या गया आपका? रूपक का। और सबसे पहले जो सिक्के का जो प्रचलन आया था किसके समय में? तो यूनानी के समय में। ठीक है, इसको याद रखना है, यूनानी के समय में सिक्के का प्रचलन जारी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों के अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका है खिलजी वंश से। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आप जानते हैं खिलजी वंश का जो दिल्ली सल्तनत में जो है माने 5 हुआ था, है ना, माने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और क्या हुआ था? सबसे लास्ट में आया था लोधी वंश आया था। ठीक है, जिसमें 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा? तो गुलाम वंश का शासनकाल रहा, जिसे दास वंश के नाम से भी जानते हैं। और जब खिलजी के बारे में बात करेगा तो ये 1290 में आया और ये 1300 कब तक रहा? तो 20 तक रहा। इसको भी याद रखना है। खिलजी वंश के बारे में पूछा है तो खिलजी वंश का जो संस्थापक हो जाएगा वो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। और इसमें और कुछ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहा गया? शून्य आधारी बजट का अर्थ होता है। बोलिए क्या होता है इसका आंसर? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, अनुत्पाद व्यय में कटौती न करना, नए कार्यक्रम का मूल्यांकन न करना, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नए सिरे से जो बजट की तैयारी किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? शून्य आधारित बजट। और ये जो शब्द है शून्य आधारित जो बजट है ये किसका देन है? तो ये है अमेरिका ने दिया था। ये शब्द किसने दिया था? तो अमेरिका ने दिया था। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि शून्यकाल, क्या पूछ ले? शून्यकाल, ये शून्यकाल जो है ये किसका देन है? तो ये भारत का देन है। 2 क्वेश्चन इसमें हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है, आगे क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? ठीक है, तो मुद्रास्फीति का जो सबसे उद्योगपति पड़ता है, मजदूर पर, व्यापार पर, या एक निश्चित आय के व्यक्ति पर? तो इसका आंसर हो जाएगा एक निश्चित आय के व्यक्ति पर पड़ता है। देखिए मुद्रास्फीति होता क्या है? मुद्रास्फीति में जो क्या होता है, मनी जो होता है, मुद्रा जो होती है, क्या होता है माने मनी जो होता है उसका मूल्य जो होता है वह क्या होता है? डिस्क्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? तो डिस्क्रीज हो जाता है। ठीक है, और महंगाइयाँ जो है वह क्या होती है? बढ़ जाती है। उसको आप इतना याद रखना है। मुद्रास्फीति माने इन्फ्लेशन जो होते हैं जिसमें मूल्य जो होता है मुद्रा का गिर जाता है और वस्तु की जो महंगाई होती है वह क्या होती है? बढ़ जाती है। उसे क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर देखिए। किसी अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिम्मत की है, नाम बताइए उसका नाम क्या है? रोलिंग प्लान जो है वह किसने दी है? रोलिंग प्लान किसने दी है? तो ये दिया है माने क्या? गुन्नार मिल्डर ने दिया है। नाम याद रहेगा, गुन्नार मिल्डर ने दिया है। एक बात और याद रखना है, इसमें योजना के तहत ये काम सब हो रहा था पहले। तो सबसे प्रथम योजना और द्वितीय योजना ये दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रथम योजना, ठीक है, और द्वितीय योजना से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रथम योजना जो है किस पर आधारित है? तो ये है हेराल्ड, नाम याद रहेगा, हेराल्ड मॉडल, क्या है? मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये जो आधारित है ये है पीसी महानोविस,
ठीक है, तो उसको याद रखना है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। प्रथम जो मानी योजना है ये है हेरोल्ड के माने मॉडल पर है आधारित, और दूसरा योजना है ये पीसी महालनोबिस पर क्या है, ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अन्य क्या, शिवाजी के 8 मंत्री की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। इसमें जिसका प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बताइए, ऑप्शन दिया गया है, तो उसको बोलते हैं पेशवा। उसे क्या बोलते हैं, पेशवा बोलते हैं। अब प्रथम पेशवा जो है वो कौन बना था, तो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, याद रहेगा, बालाजी बाजीराव जो है प्रथम पेशवा बना हुआ था। अब बालाजी बाजीराव जो है उसके बाद पेशवा का जो पद हुआ था ये क्या हुआ था, वंशानुगत हो गया था, वंशानुगत। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसके शासन के बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था, तो ये हो जाएगा किसके बाद, तो बालाजी बाजीराव के बाद ये क्या हो गया था, तो वंशानुगत हो गया था। तो उसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है, बताइए क्या होता है। देखिए कैपिटल मार्केट का अर्थ, जो ऑप्शन दिया गया है माइनस सेक्रेटरी मार्केट, म्यूचुअल फंड दिया गया है, और एक दिया मनी मार्केट, ये तीनों होता है। क्या होता है, ये तीनों होता है। चलिए इसमें क्या बात कर लेंगे, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। एक बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के बारे में। स्टॉक, ठीक है, एक्सचेंज, इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1894 में, उसको याद रखिए। एक दिया कोलकाता, क्या दिया गया है, कलकत्ता, है ना, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दिया गया है, ये भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1908 में हुआ था। इसके बाद बात करेंगे भारत में जो है मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है, भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है उसकी संख्या कितनी है, तो 24 है। क्वेश्चन समझ गए, भारत में जो मान्यता प्राप्त जो है स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है, 24 है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इससे, माने क्या, सेबी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेबी, सेबी का जो होता है इसका जो फुल फॉर्म पूछा जाता है, माने क्या, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, है ना, सेबी। इससे क्वेश्चन, इसका स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 1988 में हुआ था, माने क्या 1988 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाइए, सारे क्वेश्चन हो गए इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 19 का। 20 में देखिए क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछ रहा है, ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट्स निम्न में किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पनीर में, मछली में, पालक में, मक्खन में, किसमें बताइए आंसर, तो क्या होगा, नहीं पाया जाता है। तो ये नहीं पाया जाता है पालक में, क्योंकि पालक में जो होती है सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है, तो लोहा की मात्रा पाई जाती है। और एक विटामिन डी का जो सर्वोत्तम माना गया, किसको माना गया, मछली का जो तेल है, मछली का तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्राएं पाई जाती है। एक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन विटामिन सी से संबंधित, विटामिन सी का मुख्य आहार जो है माने कौन है, तो ये आंवला, आंवला जो है विटामिन सी में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो उसको याद रखना है। इसके बाद जो है पूछ लिया जाता है टमाटर में किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है, तो ये टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। एक क्वेश्चन गाजर से पूछा जाता है, ठीक है, गाजर में किस तरह के विटामिन पाए जाते हैं, तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे क्या क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन का है संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्ति निषेधाधिकार, माने इसको बोलते हैं विटो का उपयोग इसमें से करती है, कौन करते हैं, सेक्रेटरी काउंसिल करती है ना, न्यासता परिषद करती है, या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करती है, या फिर जनरल असेंबली करती है, कौन करती है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। कौन करती है, सुरक्षा परिषद करती है। देखिए सुरक्षा परिषद में जो होती हैं कुल सदस्य की जो संख्या है वो कितनी है, तो 15 सदस्य की संख्या है, याद रखना है। इसमें से 5 जो है वह क्या है, अस्थायी सदस्य है, परमानेंट है, और जो 10 हो गए वह क्या हो गए, टेम्पररी हो गए, माने ये अस्थायी सदस्य होते हैं। सबसे पहली बात, तो 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसका नाम याद रखना है। इसमें कौन सा हो गया, तो एक हो गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, USA हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई, रूस हो गया, क्या हो गया, रसिया हो गया। तीसरा हो गया आपका फ्रांस हो गया। चौथा हो गया आपका चीन हो गया, और
लास्ट में कौन हो गया, तो ब्रिटेन हो गया। तो उसको आसानी से याद रखिए, माने यूएसए, रसिया, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, याद रहेगा। इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में, इस्टेब्लिश्ड के बारे में कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर का कार्यक्रम, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या गणना कार्य करना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो बतेवे के थे कंप्यूटर में जो क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है, उसको दूर करने के लिए जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, तो बग होता है। ठीक है, इसके बाद जो है विश्व में प्रथम जो कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर, उसका नाम याद रखिए। विश्व में प्रथम जो डिजिटल जो कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या है, यूनिवेक। क्या नाम है, यूनिवेक, नाम याद रहेगा, यूनिवेक नाम है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। 22 क्वेश्चन हुआ है ना, और इसका जो 50 क्वेश्चन इसमें होगा, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो नंबर 2 में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।